Okay, welcome back. ओके, बाकी लोगों को भी कहते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर लें। डायबिटिक कीटोसिडोसिस की समझ आ गई होगी, होप सो। अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आ सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम बैक। ओके, वेरी गुड। एक्सेसिव थ्रस्ट होती है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। उसको पोलीडिप्सिया कहा जाता है। इसके अलावा ओके, इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड इवनिंग बेटा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एग्जैक्टली बेटा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्मेल आ रही होती है, एग्जैक्टली पोलीयूरिया होगा। इसके अलावा बेटा नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, फटीग हो सकता है, कोमा हो सकता है। ओके वेल, इसमें एक स्मेल होती है बेटा, फ्रूटी स्मेल जिसे कहा जाता है। अब ये जो फ्रूटी स्मेल हो रही होती है, ये कीटो एसिडोसिस की वजह से हो रही होती है। जब कीटो एसिड्स बन जाते हैं तो दैट आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल होने के रिजल्ट में पोलीफेजिया, नोजिया, वोमिटिंग, कीटोन स्मेल, फटीग, एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। कीटोन स्मेल जो होती है उसको फ्रूटी स्मेल कहा जाता है। अब बेसिकली ये कीटोन्स जो होते हैं, ये कीटो एसिड्स जब बन जाते हैं तो दैट आर वोलेटाइल इन नेचर, तो इन्होंने इलिमिनेट होना होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट है वो बेटा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने के साथ जो रेस्पिरेशन की डेप्थ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके, एग्जैक्टली बेटा, यूरन में भी एलिमिनेट हो रहे होते हैं। तो जब रेट इंक्रीज होता है और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन या डिफ़िकल्टी हो रही होती है रेस्पिरेशन के साथ, और उसको को स्मॉल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो इस पेशेंट जो होता है, जब उसकी पीएच डिक्रीज हो रही होती है तो पीएच को मज़ीद डिक्रीज होने के उससे प्रिवेंट करने के लिए, या मेटाबॉलिक या एसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए बेटा कोस्मोल रेस्पिरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेबल्ड ब्रीथिंग, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और साथ में लेबल्ड ब्रीथिंग होना शुरू हो रही होती है। ठीक, इतनी एग्जैक्टली हो रहा होता है बेटा। ठीक है, तो ये इसके साइन और सिम्टम्स हो रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा देख लेते हैं कि हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट में क्या होता है। अब ये कैसे हो सकता है, उसके बाद हम स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे कि कीटोएसिडोसिस में क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन उसमें हाइपर ग्लाइसीमा, हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट को इतना मेंशन नहीं किया हुआ। बेटा इसमें भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट है। ओके, तो बाकी लोगों के जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं काइंडली विद इन 2 मिनट्स, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें।
ओके, तो 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं, विल स्टार्ट आई थिंक। ठीक है, हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। बेटा तीन वर्ड यूज हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हाइपर ओस्मोलर होना चाहिए, दूसरा हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट होनी चाहिए। अब ये स्टेट एग्जिस्ट कैसे करती है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। अब वापस आ जाएं कि इंसुलिन के ऊपर, चाहे वो इंसुलिन पार्शियल डेफिशिएंसी हो, रिलेटिव डेफिशिएंसी हो, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो, तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम होना शुरू हो जाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अब होता क्या है कि जो हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, साथ में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि जो ग्लूकोज है लीवर से उसके आउटपुट को बढ़ा देता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करता है और वो भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। पहली कंडीशन कि हाइपरग्लाइसीमिया किस तरह होएगा। हाइपरग्लाइसीमिया बेटा अगेन बता रहा हूँ, either it will be a relative deficiency of insulin, either it will be absolute deficiency of insulin। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो कि सेल के अंदर जानी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सेल के अंदर जब नहीं जाएगी, सेल के अंदर ना जाने की वजह से ब्लड के अंदर इसका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और साथ में जैसे ही सेल के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि लीवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है। अब जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आईजीएफ रिलीज होता है तो आईजीएफ क्या करता है कि हेपेटिक ग्लूकोज बढ़ा देता है, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से मैसिव ग्लूकोसूरिया होना शुरू हो जाता है और अगेन वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर जो डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा होती है, जो डी के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसमें डिहाइड्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वाटर लॉस ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन मैसिव होना शुरू हो जाती है, तो जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है। अब ये जो प्लाज्मा है या ये जो ब्लड है ये जब रीनल सिस्टम की तरफ मूव करता है तो ये मोर कंसनट्रेटेड होकर मूव करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड जो वाटर का एलिमेंट होता है वो डिक्रीज हो चुका होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन एग्जिस्ट कर चुकी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होता है और रीनल इनसफिशिएंसी को लीड कर देता है कि रीनल सिस्टम से भी ग्लूकोज इलिमिनेट नहीं होती, या रीनल सिस्टम से जो ग्लूकोज नॉर्मली इलिमिनेट हो रही होती है या लॉस हो रही होती है वो लॉस नहीं होती। जब लॉस नहीं होगी तो अगेन ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है और साथ में ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। ओके, अगेन बता देता हूँ बेटा, रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। मैंने पहले ये बताया है कि जब इंसुलिन की चाहे इधर रिलेटिव डेफिशिएंसी है या पार्शियल डेफिशिएंसी है या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है। ओके बेटा, अगेन बता देता हूँ, डोंट वरी। तो मैंने ये बताया है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा, सेल के अंदर कम होता है, तो ओस्मोटिक डायूरेसिस का आपको ऑलरेडी पता है। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा तो सेल के अंदर डिक्रीज होता है, तो सेल से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज करने के लिए एक तो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है और दूसरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लीवर से रिलीज होता है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये दोनों मिलकर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है तो ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा तो दैट विल लीड टू ओस्मोटिक डायूरेसिस। ओस्मोटिक डायूरेसिस में क्या होता है कि वाटर इलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। जब वाटर इलिमिनेट होएगा तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और जो प्लाज्मा वॉल्यूम की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब जब प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ब्लड के अंदर जो वाटर का लेवल होता है वो कम हो चुका होता है, तो ये जब ब्लड रीनल सिस्टम की तरफ मूव करता है तो दैट विल लीड टू ए रीनल इनसफिशिएंसी। तो किडनी से भी जो ग्लूकोज है वो इलिमिनेट नहीं होता, किडनी से इलिमिनेट नहीं होता, वो ग्लूकोज की रिटेन होना शुरू हो जाता है और वाटर ऑलरेडी इलिमिनेट हो चुका होता है, तो दैट विल लीड टू ए हाइपर ओस्मोलर स्टेट और साथ में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ होता है। अब ये जो ग्लूकोज का लेवल है ये कितना इंक्रीज होता है, जब ग्लूकोज का लेवल मोर देन 600 mg पर DL होएगा
और हाइपर ओस्मोलरिटी या जो प्लाज्मा ओस्मोलरिटी है, ये जब मोर देन 320 मिली ओस्मोल पर लीटर होएगी और साथ में डिहाइड्रेशन होएगी, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। लेकिन इसमें जो डिहाइड्रेशन है बेटा वो कम होती है, लेकिन कीटोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल मोर देन 600 mg पर डीएल होता है, प्लाज्मा बिल्कुल एक्जैक्टली प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी जब मोर देन 320 मिली ओस्मोल पर लीटर होएगी, साथ में ग्लूकोज का लेवल मोर देन 600 mg पर डीएल होएगा, डिहाइड्रेशन एग्जिस्ट करेगी और कीटोन नहीं होंगे या कीटोएसिडोसिस नहीं होएगी, तो उस कंडीशन को हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट कहा जाता है। और मेनली ये टाइप 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं, जिसमें हमने वन वाज DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और दूसरा हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, अब इनको स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ओके बेटा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कितना होता है? ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? बेटा जल्दी बताएं ना, ताकि मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज बता दूं। बेटा जो सीरम ओस्मोलैरिटी होती है, ये 280 से लेके 290 मिली मोल पर केजी होती है। 280 से लेके 290 मिली मोल पर लीटर होती है। और ब्लड ग्लूकोज का लेवल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फास्टिंग 70 to 110 होती है, और लेस देन अगर 200 भी कंसीडर की जा रही होती है, 180 भी कंसीडर की जा रही होती है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का लेवल मोर देन 600 होएगा और जो ओस्मोलैरिटी है वो मोर देन 320 होएगी, और नॉर्मल कितनी होती है बेटा? 290 तक, 280 से लेके 290 मिली ओस्मोल मिली मोल पर केजी होता है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। 265 टू 290 भी है एग्जैक्टली, या बेटा 280 टू 290 भी लिखा हुआ है मिली मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यूज होती हैं बेटा। ओके, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है? वेलकम बेटा, हैप्पी। ओके, तो आ जाते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है। वैल्यूज ब्लड ग्लूकोज की हैं वो लेस देन 200 mg पर डीएल होनी चाहिए ग्लूकोज का, और जो ओस्मोलैरिटी है बेटा ये 280 से लेके 290, और बाकी जो आप वैल्यूज बता रहे हैं 275 से 295, ये भी बेटा ठीक है, ये वेरी कर रही होती है, अडल्टहुड पे भी डिपेंड कर रही होती है, चाइल्ड एज के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और ये 265 टू 295 भी एग्जैक्टली हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ वाटर। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी तो अल्टीमेटली इसकी ओस्मोलैरिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और वाटर कम होएगा तो ये मोर कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है। Diabetic ketoacidosis is a serious acute complication of diabetes mellitus. It carries significant risk of death and morbidity, especially with delayed treatment. अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह
से पेशेंट की डेथ हो जाती है। और लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग बताएं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ज़्यादा खतरनाक है या हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट ज़्यादा है। तो आप लोगों ने बताया था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेफिनेटली अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी। The prognosis of decay is worse in the extreme of age, with the mortality rate of 5 to 10% होता है. With the new advance of therapy, decay mortality decreases to 2% only before discovery and use of insulin, and mortality rate was 100%. जब तक इंसुलिन बेटा रिलीज नहीं हुई थी उससे पहले इसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, लेकिन जैसे इंसुलिन रिलीज हो गई है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डिस्कस कर रहे हैं बेटा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके, तो उसके बाद इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 100% है। आप लोग बता रहे थे कि इंसुलिन दे के इसको रिकवर किया जा सकता है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा होता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इट अकर्स व्हेन द कीटोन प्रोडक्शन बाय द लीवर एक्सीड्स सेलुलर यूज एंड रीनल एक्सक्रीशन। अब कीटोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन कीटोन प्रोडक्शन क्या करवा रही होती है, ये जो ब्रेन है ये इसको एज एनर्जी सोर्स भी यूज कर रहे होते हैं कीटोन्स को। इसके अलावा जब इसकी रीनल एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, रीनल एक्सक्रीशन नहीं होती, तो ये ब्लड के अंदर मूव करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कीटोनीमिया। और जब यूरिन से एलिमिनेट होता है तो उस कंडीशन को कीटोनूरिया का कहते हैं। जब ये एलिमिनेट नहीं होता, ब्लड के अंदर एक्सीड होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम ये कीटोसिस को लीड कर रहा होता है। मोस्टली कॉमन अकर्स इन द पर्सन विद टाइप 1 diabetes in whom the lack of insulin leads to mobilization of fatty acids from the adipose tissue because of unsuppressed adipose cell lipase activity that break down triglycerides into fatty acid and cholesterol। ये बेटा मैंने लास्ट भी आपको बताया है कि फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है जब इंसुलिन नहीं होती, ग्लूकोनियोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है और फैटी एसिड्स से फ्री फैटी एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। फैट जब लिपोलाइसिस होती है तो दैट विल लीड टू ए फ्री फैटी एसिड, और ये फ्री फैटी एसिड्स जब लीवर में मूव करते हैं तो लीवर इसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। द इंक्रीज इन द फैटी एसिड लेवल लीड्स टू कीटोन प्रोडक्शन बाय द लीवर। गॉट इट, कि कीटोन से ये लीवर से ये कीटोन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। और स्ट्रेस इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन दैट इज कार्टिसोल। अब कार्टिसोल रिलीज होएगा, कार्टिसोल क्या करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एंड प्रीडिस्पोजेस द पर्सन टू द डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस, और उसके रिजल्ट में कीटोसिस होना शुरू हो जाती है। डीके ऑफन इज प्रेसिडेड बाय फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। अब पेशेंट डायबिटीज़ का है, अगर उसके अंदर कोई भी इमोशनल स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज हुआ है, फिजिकल स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज हुआ है, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल। ओके बेटा, एडिपोज सेल जो होते हैं ये लाइपेज की एक्टिविटी में, लाइपेज एक बेटा इंजाइम है जो एडिपोज टिश्यू की ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, जो लिपिड्स या फैट्स पड़े होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। इसके अलावा अदर कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, या एक्सट्रीम एंजाइटी लेवल के रिजल्ट में स्ट्रेस लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस कीटोएसिडोसिस आल्सो अकर्स विद द ओमिशन और इनएडिक्वेट यूज ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं दे रहे आप लोग पेशेंट्स को तो उसके रिजल्ट में भी कीटोएसिडोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करता है, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है और पेशेंट लीड टू कोमा, डायबिटिक कोमा भी उसे कहा जाता है। एक्सेसिव ग्लूकोज लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन कैसे होएगी बेटा, कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस होना शुरू हो जाएगी, सोडियम एंड पोटेशियम लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसको हमने सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया का भी नाम दिया है, शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगी। और बर्निंग ऑफ फैट या लिपोलाइसिस लीड टू कीटोसिस। लिपोलाइसिस फ्री फैटी एसिड्स बनाएगी और फ्री फैटी एसिड्स लीवर उसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देगा। किडनी अनेबल टू एक्सक्रीट कीटोन्स लीड टू कीटोएसिडोसिस। जब किडनी के अंदर ये पास आउट होएंगे लेकिन किडनी से भी एलिमिनेट नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ कीटोनूरिया, या कीटोन्स यूरिन में जा रहे होते हैं, या ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी डैमेज हो चुका होता है, लाइक जिस तरह हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी में डिस्कस किया था कि किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है वो डैमेज हो चुके होते हैं, उसमें कीटोन्स रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है, और रीनल इंसफिशिएंसी के रिजल्ट में
जो कीटोन्स है और जो ग्लूकोज है ये इलिमिनेट नहीं होता। जब इलिमिनेट नहीं होंगे तो दैट विल लीड टू कीटोएसिडोसिस और उसके साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। अब ये वो चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की है, सेकेंडरी टू इंसुलिन डेफिशिएंसी द एक्शन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी और उसका जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है दैट इज ग्लूकागॉन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोसूरिया। व्हाट इज ग्लूकोसूरिया? ग्लूकोसूरिया क्या है बेटा? किसी को नहीं पता? ओके वेरी गुड, ठीक है। ग्लूकोज का यूरिन में आना, ग्लूको, ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज, एग्जैक्टली। ओके नुदरत, वेरी बैड, आप लोगों को ग्लूकोसूरिया का नहीं पता। बेटा ग्लूकोज का यूरिन में आना जिसको ग्लूकोसूरिया कहा जाता है, ग्लूकोज इन यूरिन, एग्जैक्टली। ग्लूकोसूरिया काजेज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। अब देखें ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंक्रीज होएगा किडनी की तरफ, ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंक्रीज होएगा तो दैट विल लीड टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस लीडिंग टू वाटर एंड सोडियम लॉस। In the absence of insulin activity, the body fails to utilize glucose as fuel and uses fat instead. This lead to ketosis. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एंड वाली लिखी हुई है कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो बॉडी है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकती। ओके, जब ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करेगी एज ए फ्यूल तो फैट को यूज़ करना शुरू कर देगी। उसके रिजल्ट में ये लिपोलाइसिस होएगी, लिपोलाइसिस फ्री फैटी एसिड्स को इंक्रीज करवाएगी और फ्री फैटी एसिड्स लीवर इसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देगा और इसकी वजह से कीटोसिस होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? मेरा ख्याल है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेस कीटोन बॉडीज विल कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जैसे ही कीटोन्स बॉडी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे दैट विल लीड टू कीटोएसिडोसिस। द लेटर इज आल्सो एग्रीवेटेड बाय लैक्टिक एसिडोसिस कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन एंड क्वार्टर शुगर फ्यूजन। और उसके साथ क्या होगा कि लैक्टिक एसिड एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी और दैट विल कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन एंड क्वार्टर शुगर फ्यूजन। वोमिटिंग ड्यू टू एन इलियस, पस इंक्रीज इंसेंसी, प्लस पस नहीं है बेटा प्लस है, और साथ में इंसेंसिबल वाटर लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू टिकिपनिया विल वर्सन द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसको हमने कोस्मोस ब्रीदिंग का भी नाम दिया है पहले। कोस्मोस रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगी, लेबल्ड ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी और आप लोगों ने ही बताया कि टिकिपनिया हो रहा होता है। नोसिया वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, वाटर इंसेंसिबल लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू टिकिपनिया, तो अगेन डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इन abnormalities are secondary to their loss in the urine and transmembrane alteration following acidosis and osmotic diuresis। और electrolytes imbalance होना शुरू हो जाएंगे, ये abnormalities होना शुरू हो जाएंगी that are secondary to loss in the urine, और transmembrane alteration होना शुरू हो जाएंगी that will lead to again acidosis and osmotic diuresis, और again क्या होगा कि dehydration होना शुरू हो जाएगी। Because of acidosis potassium ions enter the circulation leading to hyperkalemia. This is aggravated by the dehydration and renal failure. So depending on the duration of decay, serum potassium at the diagnosis may be high, normal or low, but the intracellular potassium store are always depleted. Phosphate depletion will also take place due to metabolic acidosis, जो कि हमने पहले भी बताया है, और सोडियम लॉसेज अकर सेकेंडरी टू हाइपर ऑस्मोटिक स्टेट एंड ऑस्मोटिक यूरेसिस। और इस टाइम जब सोडियम लॉस होना शुरू हो जाएगा या सोडियम की डिक्रीज हो जाएगी तो उसको सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया का नाम दिया जाएगा। ये वो बात है जो आप लोग पूछ रहे थे कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या होना शुरू हो जाएगा। The dehydration can lead to decreased kidney perfusion and renal failure होना शुरू हो जाएगा, acute renal failure को लीड करेगी। accumulation of ketone bodies contribute to abdominal pain होना शुरू हो जाएगा, vomiting होना शुरू हो जाएगा, और then increase acidosis due to acidotic breathing and acetone smell, जिसे हम fruity smell का भी नाम दिया जाता है, acetone smell का भी नाम दिया जाता है in the breath, and eventually causes impaired consciousness और coma होना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो
कीटोन्स होते हैं दैट आर वोलेटाइल इन नेचर्स, तो इनकी इलिमिनेशन हो रही होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, तो जो ब्रीथिंग होती है उसमें फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ये एसीटोन स्मेल आना शुरू हो जाती है। थ्री मेजर मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स होती हैं जिसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, कीटोसिस होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। डेफिनेटेड डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है मोर देन 600 मोर देन 250 mg/dl और लो बाइकार्ब्स लेस देन 15 मिलीकुलेंट पर लीटर, और जो उसकी पीएच होती है लेस देन 7.3 कीटोनीमिया एंड मॉडरेट कीटोनूरिया। अब बेटा ये जो ग्लूकोज का लेवल है ये हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर मोर देन 600 mg/dl है, लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ये मोर देन 250 mg/dl है। हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, डिहाइड्रेशन एंड ए क्रिटिकल लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होना शुरू हो जाएगा। Hyperosmolarity of extracellular fluid from the hyperglycemia lead to shifting of water and potassium from the intracellular to extracellular compartment। ये बेटा ये आप पहले पूछ रहे थे कि ये शिफ्टिंग क्या होगी, एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर होगी या इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर होगी। तो जैसे ही हाइपरओस्मोलरिटी स्टेट होगी, वाटर एलिमिनेट हो चुका होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है फ्रॉम द हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू शिफ्ट ऑफ वाटर एंड पोटेशियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। और एक्स्ट्रा सेलुलर sodium concentration frequently is low or normal despite enteric water losses because of intracellular to extracellular fluid shifting। This dilution effect is referred to as pseudohyponatremia। ये मैं आपको पहले बता रहा था कि pseudohyponatremia कैसे होगा। तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हाइपरओस्मोलैरिटी होगी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया के रिजल्ट में शिफ्टिंग ऑफ वाटर और पोटेशियम होना शुरू हो जाएगा इंटरसेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, और एक्स्ट्रासेलुलर जो सोडियम है वो लो होना शुरू हो जाएगी या नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि वो डिपेंड करेगी कि इंटेरिक वाटर लॉसेस के ऊपर है। अगर वाटर लॉस ज़्यादा है तो डेफिनेटली सोडियम कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, अगर वाटर लॉस कम है सोडियम की डाइल्यूशन होना शुरू हो जाएगी, और डाइल्यूशन जैसे ही होगी तो उसको सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया कहा जाता है। सीरम पोटेशियम लेवल may be normal or elevated despite total potassium depletion resulting from protracted polyuria and vomiting। अब polyuria था या vomiting था, उसमें पोटाशियम लॉस होने के बावजूद भी जो टोटल पोटाशियम डिप्लीशन होगी वो माइट भी नॉर्मल हो सकती है या एलिवेटेड हो सकती है। ओके वेल ठीक है, तो बेटा ये बिल्कुल मैंने कोर्स से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कोर्स की स्लाइड्स ली हुई हैं, डोंट वरी, आप बुक पढ़ेंगे, बुक में भी आप लोगों को यही चीज़ें मिलेंगी। इंड्यूस्ड होना बेटा, प्रोटेक्टेड का मतलब है कि इंड्यूस होना, किसी और वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो रहा होता है, लेकिन पोटेशियम का लेवल जैसे ही नोजिया वॉमिटिंग होएगा या सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज या नॉर्मल होएगा तो साथ में नोजिया वॉमिटिंग, हालांकि वॉमिटिंग के अंदर भी पोटेशियम एलिमिनेट हो रहा होता है, पोलीयूरिया के अंदर भी एलिमिनेट हो रहा होता है, लेकिन दैट आर इंड्यूस्ड ड्यू टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। Metabolic acidosis is caused by excessive ketosis that requires buffering by carbonate ions। बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से बफरिंग की वजह से कीटोसिस को प्रिवेंट किया जा रहा होता है, लेकिन दिस विल लीड टू डिक्रीज इन सीरम बाइकार्बोनेट्स लेवल, और सीरम बाइकार्बोनेट्स लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ओके वेल, अगर आपने पहले ब्रेक में पढ़ लिया तो वेरी गुड, ठीक है बेटा। ये एक डायग्राम है, ये मैंने गूगल से ली थी, इसमें ये तीनों स्टेज बड़ी अच्छी सी शो की हुई हैं। अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि ये फिंगर टिप पे चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। अब पहली कंडीशन ये था कि इंक्रीज लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन जैसे ही होएगी, लिपोलाइसिस होएगी, फैट की ब्रेकडाउन होएगी, दैट या ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। उसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड्स प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और ये फ्री फैटी एसिड जैसे लीवर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कीटोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी। लीवर क्या करेगा, इसको कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट क्यों कर रहा होता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज को एग्जिस्ट करने के लिए। और उसके साथ ये जैसे ही किडनी की तरफ आएंगे तो ये कीटोन किडनी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ
अल्कली जो है रिजर्व होना शुरू हो जाएगी, दैट विल लीड टू एसिडोसिस। अब दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जैसे ग्लूकोज की अपटेक डिक्रीज होएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया के स्टेज एग्जिस्ट करेगी। ग्लूकोज की अपटेक बाय द सेल डिक्रीज हो गई, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही, जब सेल के अंदर नहीं जा रही तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होएगा और सेम ये ग्लूकोसोरिया को भी लीड करेगी। ग्लूकोसोरिया हमने ये कहा है कि ग्लूकोज का यूरिन के अंदर होना, दैट विल लीड टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना शुरू हो जाएंगे, सेलुलर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम डिप्लीशन होएगा और इम्पेयर्ड रीनल इंसफिशिएंसी या इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होना शुरू हो जाएगा और देन अगेन इट विल लीड टू एसिडोसिस। दूसरी कंडीशन में देखिएगा कि अगर प्रोटीओलाइसिस कम हो गई है, इंक्रीज हो गई है, प्रोटीओलाइसिस जैसे इंक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में प्लाज्मा अमाइनो एसिड इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये प्लाज्मा अमाइनो एसिड अगेन लीवर के अंदर मूव करेंगे और लीवर क्या करेगा, इनको हाइपरग्लाइसीमिया में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के मालिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा और इनकी वजह से अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस होएगी और अगेन हाइपरग्लाइसीमिया होएगा। हाइपरग्लाइसीमिया ऑस्मोटिक डायूरेसिस को लीड करेगा और ऑस्मोटिक डायूरेसिस अगेन इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर काज करेंगे, एसिडोसिस को लीड करेंगे और ये एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगी और साथ में कीटोन्स जैसे इंक्रीज होंगे तो कीटोनोमिया होना शुरू हो जाएगा, कीटोनोरिया होना शुरू हो जाएगा। अगर किडनी से एलिमिनेट नहीं होंगे तो कीटोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल लीड टू कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है अब। ओके अब आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। द पर्सन टिपिकली हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ 1 to 2 days ऑफ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड मार्केट फटीक होना शुरू हो जाएगी, वेरी इवेंचुअल स्टूपर दैट कैन प्रोग्रेस टू कोमा। इसके अलावा abdominal पेन होना शुरू हो जाएगा, टेंडरनेस में प्रेजेंट विदाउट abdominal डिजीज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से, नोजिया वॉमिटिंग की वजह से abdominal पेन होना शुरू हो जाएगा। साथ में जो बाइकार्ब्स है जैसे उनका लेवल इंक्रीज होएगा तो लेबल्ड ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है, वो भी लीड कर रही होती है समटाइम्स। इसके अलावा ब्रेथ हैज़ ए करेक्टरिस्टिक स्मेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल कीटो एसिड्स में। ये पहले भी बता रहा था कि ये जो कीटो एसिडोसिस होते हैं दैट आर वोलेटाइल इन नेचर्स, इन्होंने इवेपोरेट होना होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इवेपोरेट हो रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट में कीटोन की स्मेल आ रही होती है जिसे फ्रूटी स्मेल भी कहा जाता है, ये कीटोन स्मेल भी कहा जाता है। हाइपोटेंशन में भी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, और वाटर डिप्लीशन हो चुकी होती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है या ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रही होती है जिसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा होता है और वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन। गॉट इट। इसके अलावा number of signs and symptoms that occurs in the DKA are related to compensatory mechanism, और ये compensatory mechanism में क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है as the body compensates for decrease in blood volume। जैसे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा कंपनसेशन के तौर पे। द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी या लेबर्ड ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी जिसको पास वोल्स रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। as the body attempts to prevent from further decrease in pH, या pH को मजीद कम ना हो इसलिए टिकिपनिया हो रहा होता है जिसे आप टिकिपनिया कह रहे थे, तो इसमें रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। डायग्नोज कैसे करते हैं, अब आप बताएं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है मेरा ख्याल है, अब आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं जल्दी बताएं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। ओके HbA1c से बेटा डायबिटीज़ कंफर्म हो रही होती है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं। सीरम कीटोन का लेवल एग्जैक्टली करवा सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की अगर हिस्ट्री है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन के साथ पेशेंट्स आया और डायबिटिक है, कोस्मोल्स
ये स्टोटिक ब्रीदिंग के साथ आया या कोस्मोस ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है, विद फ्रूटी स्मेल आ रही है, एसीटोन की स्मेल आ रही है, अब्डोमिनल पेन या डिस्टेंशन है, इसके अलावा वोमिटिंग है या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस रेंजिंग फ्रॉम डिसोरिएंटेशन टू कोमा। एग्जैक्टली बेटा, ईसीजी भी शो कर रही होती है, वेरी गुड। यूरिन एग्जामिनेशन भी करवा रहे होते हैं, सीरम कीटोन्स का लेवल भी करवा रहे होते हैं, इसके अलावा उसका मेंटल स्टेटस भी करवा रहे होते हैं। एग्जैक्टली HbA1c कीटोन्स, ओके ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये सारी कंडीशंस इंडिकेट कर रही होती हैं कि वो पेशेंट्स डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है, तो उसको रूल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस टू डायग्नोज डीके द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। पहली कंडीशन ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए मोर देन 300, मोर देन 250, यूरिन डिपस्टिक से भी पॉजिटिव होता है, एग्जैक्टली बेटा होता है। CT KU भी करवा सकते हैं, किडनी यूरिन ब्लडर एग्जैक्टली करवा सकते हैं बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसके अलावा बेटा ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें 250 से लेकर 300 mg/dl ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए, ओके। कीटोन का लेवल एक्सेक्टली बेटा करवा सकते हैं, वेरी गुड। और इसमें साथ में ग्लूकोसूरिया होना चाहिए। ग्लूकोज का लेवल 250 से 300, मोर देन 300 होना चाहिए। कीटोनीमिया एंड कीटोयूरिया होना चाहिए। और तीसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी चाहिए, जिसमें जो पीएच है लेस देन 7.25, 3 भी लिखा हुआ है बेटा, 7.3 भी लिखा हुआ है। और जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनका लेवल लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। ये इनाइन गैप मोर देन 10 होना चाहिए। और इनाइन गैप आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, सोडियम प्लस पोटाशियम का लेवल माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब्स। आप इस तरह अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगर इनाइन गैप, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे तो ये इनाइन गैप कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। तो इनाइन गैप अगर मोर देन 10 है तो वो भी डायग्नोज के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है कि पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दिस इज यूजुअली accompanied with severe dehydration and electrolyte imbalance होना शुरू हो जाता है। तो ये बेटा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज का लेवल मोर देन 300 mg/dl होना चाहिए और साथ में ग्लूकोसूरिया होना चाहिए, कीटोनीमिया और कीटोयूरिया होना चाहिए और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी चाहिए, जिसमें पीएच लेस देन 7.25 या 7.3 भी बेटा लिखा हुआ है। और सीरम बाइकार्बोनेट्स हर जगह पे लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर लिखा हुआ है और एनाइन गैप मोर देन 10 लिखा होता है। ओके ठीक है, तो इसको ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज कैसे करते हैं बेटा? मैनेज आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज के लिए आपको क्या लगता है कि मैनेज कैसे कर सकते हैं? स्लाइड्स अभी नहीं देखनी। ओके, एनाइन गैप, अच्छा अफ्तारी के बाद के, अफ्तारी के लिए ओके बेटा दे देता हूँ, 5 मिनट नमाज के लिए भी दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जब अजान स्टार्ट होगी तो लेट मी नो, हम क्लास को एंड कर लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का बताएं बेटा, एनाइन गैप का बता देता हूँ बेटा मैं आपको। एनाइन गैप बेटा ये होता है कि बेसिकली कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको एनाइन गैप का कहते हैं। अगर एनाइन गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो एनाइंस हैं वो केटाइन से ज़्यादा है और एसिडोसिस हुई हुई है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स उसको करेक्ट करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस को यूज़ करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसमें ये एनाइन गैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो कि आईसीयू में काम करते हैं उनको एनाइन गैप का ज़्यादा पता होगा कि एनाइन गैप कैसे कैलकुलेट करती हैं। और बेसिकली एसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए जब बाइकार्ब्स दिए जा रहे होते हैं तो उसमें एनाइन गैप कैलकुलेट किया जा रहा होता है। अजान हो रही है, अच्छा चलें बेटा, ये कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? मैनेज कैसे करना है आपने? गोल्स स्टेटिंग डीके या इम्प्रूव सर्कुलेटरी वॉल्यूम, टिश्यू परफियन, सीरम ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना होता है, और दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है टिश्यू परफियन एग्जैक्टली एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना होता है। और इंसुलिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड दे सकते हैं, इसके अलावा इंसुलिन बोलस में भी दी जा रही होती है।
और आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काज को ट्रीट करना होता है। डेफिनेटली बेटा, इट्स एनफ फॉर यू, मेरा ख्याल है मोर देन एनफ हो गया है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या ख्याल है, या अभी भी और कुछ पढ़ना है इसके बारे में? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली की जा रही होती है, बोलस में भी दी जा रही होती है, इसके अलावा इन्फ्यूजन में भी रन की जा रही होती है ताकि कीटोएसिडोसिस को रिवर्स किया जा सके। ओके, नमाज पढ़िएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और बाकी ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह रेटिनोपैथी डिस्कस करेंगे, देन न्यूरोपैथी रह जाएगी, और देन आप लोगों को डायबिटीज़ का टेस्ट ले लिया जाएगा, जिसमें तीनों कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाएगा, और टेस्ट को लाइट नहीं लेना आपने। ओके बेटा, हम इंसुलिन की डोजेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कितनी देनी चाहिए, बोलस में कितनी देनी चाहिए, और ओके बेटा, ये तो आपका टेस्ट डिसाइड करेगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्लेस्ड इवनिंग। तो हमें याद रखिएगा, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे, क्लास है ना एट 4 PM, 4 to 5 PM। ओके, श्योर बेटा, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू एंड विद योर क्लास एज वेल। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।